टीवी 9 भारतवर्ष के वॉर रूम कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत है। टीवी 9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर LAC में मौजूद है। हम आज दिन भर आपको लद्दाख से लाइव दिखाएंगे, तमाम अपडेट्स आपके सामने होंगे। आपको दिखाएंगे पैंगोंग में पिटे चीन का पूरा सच, 29 अगस्त की रात की पूरी तस्वीर और भारत के कड़े प्रहार की इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने होगी। सबसे पहले आपको बता दें हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय LAC में मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, संजय सोई और आदित्य राज कौल। इसके अलावा सुमित चौधरी मेरे साथ जुड़ेंगे और जनरल जीजी द्विवेदी मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनीष झा भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता आपको नजर आ रहे हैं। मैंने बताया सुमित हमारे साथ होंगे और इसके अतिरिक्त अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक के साथ दो मेहमान भी होंगे और मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इरफान कुरैशी भी जुड़ेंगे LAC से लाइव और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। चीन की एक एक साजिश पर निगाह थी और ये खबर आइए मैं आपको यहां बिग स्क्रीन पर दिखाता हूं और बताता हूं आपको वहां क्या चल रहा था। 3 लेयर्स बनाए गए थे सर्विलांस के। एक सैटेलाइट के जरिए निगाह रखी जा रही थी, दूसरी अनमैन्ड जो व्हीकल्स होते हैं, एयर व्हीकल्स, उनके जरिए, ड्रोन जैसे व्हीकल्स के जरिए देखा जा रहा था कि उस पार क्या चल रहा है। लगातार जवान भी निगाह रखे हुए थे। इंफ्रारेड रडार के जरिए भी ये देखा जा रहा था कि कहीं पर कुछ चल रहा है क्या, कोई गतिविधि हो रही है क्या। और इस वक्त वो खबर आप देख रहे हैं। चीन के पैंगोंग कांड पर यह सबसे बड़ा इस वक्त का खुलासा है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने यह खबर आप तक पहुंचाई है। भारत को 24 घंटे पहले से ये पूरी खबर थी और 3 लेयर सर्विलांस बनाया गया था। LAC पर भारत का ये 3 लेयर का सर्विलांस वक्त रहते काम आया और 200 से 500 बताया जा रहा है जवानों की संख्या जिन्होंने ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की थी लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजरायली हेरॉन ड्रोन से LAC की कड़ी निगरानी की जा रही है। 10 किलोमीटर की रेंज वाले थर्मल रडार सिस्टम को यहां तैनात किया गया है। चीन के पैंगोंग कांड पर इस वक्त का यह सबसे बड़ा खुलासा है। वहां पर सैटेलाइट के जरिए निगाह रखी जा रही थी, जैसा मैंने आपको बताया। हेरन ड्रोन वहां पर तैनात हैं, जवान तो निगाह रख ही रहे हैं और उसके अलावा रडार भी इस बात पर निगाह रख रहे हैं, थर्मल रडार्स की, वहां कोई हरकत चल रही है क्या। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ऊंची पहाड़ियों पर बेस बनाना चाहते थे चीनी जवान। 15,000 से 16,000 फुट की ऊंची पहाड़ी पर थी निगाह। भारत की सेना ने पहले ही भेज दी थी स्पेशल टीम और उस स्पेशल टीम का काम यही था कि इस तरह की किसी हरकत पर निगाह रखी जाए। ऊंचाई से रखी गई चीनी सेना के मूवमेंट पर हर एक बारीक नजर, आसपास के पोस्ट से जवान जुटाए गए। चीन के पैंगोंग कांड पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। आसपास की पोस्ट से जवान जुटाए गए और उस अंदर घुस आने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और ब्लैक टॉप पर भारत खुद जाकर काबिज हो गया है। और यह बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है पैंगोंग के साउथ में यहां पर पहुंच जाना और ब्लैक टॉप पर काबिज हो जाना, यह बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहां पर आप देख रहे हैं वो जगह कौन है, ब्लैक टॉप हेलमेट कौन सी जगह है। देखिए सुमित भी मेरे साथ आ रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये चुशूल जहां हम आपको बता रहे हैं ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही है, हिंदुस्तान की तरफ का ये इलाका। जरा समझाइए ब्लैक टॉप कहां पर है और कहां पर कब्जे की कोशिश हो रही है। इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा इलाका साउथ ऑफ पैंगोंगसो है और ये इलाका जो 2 पोस्ट हम बता रहे हैं लगातार, वो है हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप। और ये दोनों कौन सी पोस्ट हैं जो इन रिजेस को डोमिनेट करती हैं। और इन रिजेस को, इन हिल्स को डोमिनेट करने का मतलब है कि आप आराम से चीन की सर्विलेंस कर सकते हैं, चीन को देख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि दोनों का दायरा करीबन 3 से 4 किलोमीटर का है। और एक और मैं कंफ्यूज हूं और आप इसको करेक्ट भी करवाइए अगर ये इंफॉर्मेशन यहां पर उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ये स्पांगर नजर आ रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और उधर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर की तरफ है पैंगोंग और उस पैंगोंग का दक्षिणी हिस्सा आप बता रहे हैं, ये है ब्लैक टॉप और उसके ऊपर है हेलमेट टॉप। ब्लैक टॉप पर कब्जा अगर वो कर लेता तो वो भारत की चौकियों के और करीब पहुंच जाता और वो स्ट्रेटेजिक रूप से, वो क्योंकि ऊंचाई पर है तो निगाह भी रख पाता। एक और इंपॉर्टेंट बात ये इलाके खाली पड़े थे, मतलब ये इलाकों के ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं थी किसी की। जिस तरीके से चीन ने फिंगर 4 पे किया, उसी चीज को दोहराना चाहता था इन दोनों हिल टॉप पे। और आप देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन दोनों हिल्स के ऊपर बैठकर कितने आराम से वो हमारे ITBP की ये पोस्ट, एक बात और समझाइए, मैं आपको रोक रहा हूं।
रेजांगला यहाँ पर कहां पर है, अगर आप देखिए वो थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन मैं आपको ये दोनों पोस्ट जो हैं आप जो कह रहे हैं, ये आराम से आपके चुशूल को, आपके आईटीबीपी की पोस्ट को, आपके पूरे की पूरी चीजों को, आपकी रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े आराम से देख सकती है। और इनकी हाइट 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई है। और आप इनके ऊपर आना दिनेश बहुत इंपॉर्टेंट, और ये दरअसल दोनों के ऊपर आने की मकसद था चीन का। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं मैं। स्पैंगर को जो कहते हैं कि एक सड़क बारीक उसने बनाई है जो एक हिल टॉप के ऊपर से गुजरती है और दूसरी तरफ वो पैंगोंग से गुजरती है, उसने ऊपर अपनी पोस्ट बनाई हुई है। ये वो नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। और यही इसी के पास जो आप बता रहे हैं, इन्हीं के पास अगर मैं अपने दूसरे नक्शे में अगर मैं दिखा सकता आपको, तो उसके अंदर यहां पर चीन की पोस्टें नजर आ रही हैं। चीन की पोस्ट वहां से बहुत करीब है और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ, क्योंकि चीन को अब ये लग रहा था कि अगर वो यहां पर चुपचाप डोमिनेट कर लेगा तो फिर तो उसके लिए आसानी होगी दिनेश। वो आराम से यहां बैठकर हमारी मूवमेंट देखता, अपने पीछे की पोस्ट को सिक्योर कर लेता और एक एडवांटेज पोजीशन पे आ लेता। यही वजह थी कि भारतीय सेना को जब ये पता लगा 24 घंटे पहले, हमारी जो खबर है वो यही कि 24 घंटे पहले इन चीजों का सर्विलेंस कर लिया गया। एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, ये TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट आपको बता रहे हैं कि वो जगह कौन सी है, ब्लैक टॉप कहां पर है, हेलमेट टॉप कहां पर है, कहां पर कब्जे की तैयारी थी। 500 जवान अब बताए जा रहे हैं, ये 200 से 500 थे, मतलब 200 कल जो खबर आ रही थी उससे ज्यादा थे। यानी फॉरवर्ड लोकेशंस पे करीबन 200 से 300 जवान आ रहे थे पीएलए के, और उसके बाद बैकअप में तैयारी थी। यानी एक बार वो वहां पहुंच जाते तो एस्टेब्लिशमेंट वहां पर अपने मजबूत कर लेते। एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन विवाद पर एनएसए अजीत डोभाल की समीक्षा बैठक, टॉप अधिकारियों के साथ चीन विवाद पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने भी की हाई लेवल बैठक, और ये इस बात का संकेत है कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुमित, ये इस बात का इशारा है क्या कि अब कभी भी कुछ भी, और वो जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, कहा जो जा रहा था कि ब्रिंकमैनशिप चल रही है, वो झगड़ेगा नहीं, वो केवल उकसाएगा, निबल एंड नेगोशिएट करेगा। क्या ये समझा जाए कि अब वो उतारू है? अब सारी सिचुएशन लगातार बदल गई दिनेश। ये सिचुएशन कैसे बदली? क्योंकि फिंगर 4 पे लगातार जो चीन नहीं हट रहा था, चीन एडवांटेज पोजीशन पे था। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि वो रिजेस के ऊपर बैठा हुआ है, और अब सिचुएशन बदल गई इस एक्ट के बाद, क्योंकि भारत ने ब्लैक टॉप और दूसरी हिल पे जो कब्जा किया हेलमेट टॉप के ऊपर, अब भारत एडवांटेज पोजीशन पे। और ये वो इलाका है जिसको मैं लगातार कह रहा हूं, डीप कट मतलब अंदर तक घुस सकता है भारत, और इन रिजेस के ऊपर अपनी बढ़त बनाना, अपनी मोबिलाइजेशन करना आपके लिए बहुत एडवांटेज पोजीशन पे है। तो मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं बता दूं। एलएसी के किसी भी पॉइंट पर कर सकता है किसी भी वक्त चीन हमला। एलएसी के किसी भी पॉइंट पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। सरकार के टॉप लेवल के सूत्रों के हवाले से यह खबर है, चीन के हर हमले से निपटने के लिए सेना तैयार है। ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, हर सेक्टर पर हमारी सेना मुस्तैद है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि किसी भी वक्त किसी भी जगह पर हमला हो सकता है। अब सवाल ये है सुमित कि हमने वेस्टर्न सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, बाकी सेक्टर्स के हवाले से क्या खबर है सुमित? देखिए यही बात कही जा रही है कि लगातार चीन इस अग्रेसिव पोस्चरिंग को लेकर, क्योंकि चीन की कॉन्स्पिरेसी बहुत आगे तक की थी, लेकिन जब चीन को सेटबैक मिला है इस पूरी इलाके के अंदर, चाहे वो हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, अब चीन बौखला गया। और आप अगर देखें सिलसिलेवार तरीके से करीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त चीन की तरफ से कई बार बयान आ चुके हैं। चीन साफ तौर पर कह रहा है कि भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते चाहता है, शांति चाहता है, और भारत की सेनाएं वहां से हटे, क्योंकि चीन समझ गया कि वो एडवांटेज पोजीशन वहां से नहीं। आपकी ये खबर लेने के बाद हम अभिषेक के पास जा रहे हैं। तरुण चुग साहब भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है तरुण चुग साहब। लेकिन पहले मैं अभिषेक के पास जा रहा हूं। अभिषेक, वहां से क्या खबर है, क्या सुगबुगाहट है? लेह श्रीनगर राजमार्ग को बंद कर दिया गया था और यह बताया जा रहा था कि अब यह सेना के हवाले कर दिया गया है। क्या मूवमेंट आपको नजर आ रही है वहां से? बिल्कुल सेना के हवाले है। लेह श्रीनगर राजमार्ग जो है, और उस पर सेना का हम डिप्लॉयमेंट भी देख रहे हैं। वहां पर जहां जहां चीन से टसल है, जिन जिन जगहों पर, उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी हम भारी जमावड़ा देख रहे हैं। और जहां पर जो हमको जानकारी ये चुशुल में जहां पर हुआ है, जहां पर ये चीन के सैनिकों से झड़प हुई है, वहां भी इस बात की तैयारी है कि अगर, चूंकि ये 8 किलोमीटर वेस्ट में चीन का घुसने का प्लान है, जो उसने नॉर्दर्न इलाके में किया था दिनेश, वही उसको करना है दक्षिण के इलाके में। 8 किलोमीटर की उसकी टारगेट है, तो उसको लेकर की पूरी तैयारी की गई है। हमारे साथ में देखिए यहाँ पर आदित्य भी, अभिषेक अगले 1-1.5 मिनट में अगर आप क्विक कमेंट्स लेकर मुझको टॉस ओवर कर सके प्लीज। बिल्कुल एक मिनट के अंदर मैं आपको टॉस ओवर कर दूंगा दिनेश, निश्चिंत रहिए। एकदम संक्षेप में बताइए आदित्य कि अभी वहां पर क्या चुशूल में स्थिति है और कितना डोमिनेटिंग है वहां?
देखिए, गलवान घाटी में जो घटना घटी थी उसमें हमने देखा क्लैश हुआ, वायलेंस हुई, पहली बार जो है फिस्ट फाइट हुई और कैजुअलिटीज भी हुई। इस बार फिस्ट फाइट नहीं हुई है, एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हुई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली मिलिट्री इंटेलिजेंस से और इंटेलिजेंस ब्यूरो से कि चाइना कुछ गतिविधि करने वाला है हाइट्स पर, पैंगोंग सू को लेकर, और जो सदर्न टिप है वो सारा चुशुल के पास, वहां पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडिया ने ये प्रीएम्प्ट किया, इंडियन आर्मी ने और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है उस इलाके में इमीडिएटली टेक ओवर किया उस हाइट्स का, और चाइना एकदम चौंक गया क्योंकि उन्होंने पूरा प्लानिंग की थी जो पूरा ही चौपट हो गया है। हमारी जानकारी ये कि इसके बाद जो है आगे तक ये पूरा गया है, ये गोगोरा से लेकर के और देपसोंग पूरा जो जहां जहां टसल वाले पॉइंट वहां ऐसी ही तैयारी हुई है। ये जो हुआ है बिल्कुल तैयारी मुस्तैदी है। आपको याद होगा जैसे मैंने पहले कहा, सीडीएस बिपिन रावत ने बोला था कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस हैं, और मिलिट्री ऑप्शन हमेशा हमला नहीं होता, मिलिट्री ऑप्शन स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस होता है। और चाइना जैसे सुपर पावर को इतना वेल कैलिब्रेटेड एक्शन के बाद स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस उस एरिया में करना एक बहुत बड़ा जो है स्लैप है शी जिनपिंग और पीएलए के ऊपर। दिनेश, अभिषेक, मैं चाहूंगा आप संजय सोई साहब से भी एक कमेंट ले लें। एक बात जो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जब वहां मौजूद हैं, वहां ठंड की क्या स्थिति अभी समझ में आ रही है, आने वाले दिनों में और क्या हाल होगा, और लॉन्ग हॉल जिसको कहा जा रहा था जो अब लॉन्गर हॉल में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्या होगा वहां? भारतीय तो इसके लिए एक्लेमेटाइज हैं, चाइना के लोग बंकरों में भी ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है, उनका क्या हाल होगा? संजय सोई साहब से एक क्विक कमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय सोई साहब। देखिए, दिनेश जाना ये चाह रहे हैं, दिनेश गौतम साहब, कि ये जो चाइना कह रहा था कि अक्टूबर में हमला करेगा, उसको लग रहा था कि अक्टूबर में यहाँ पर जो हालात होंगे, एक्सेसिबिलिटी उसकी बढ़ेगी। आप इस इलाके में रह चुके हैं, आप बताइए कि अक्टूबर में या नवंबर में यहाँ पर क्या हालत होंगे और चाइना के लिए क्या स्थिति है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल जो दिनेश और आपकी बात ठीक है कि उस समय में पानी का बहाव कम हो जाता है। इस समय में जो बर्फ़ पिघल रही होती है वो तकरीबन तब तक पिघल चुकी होती है, ताज़ी बर्फ़ पड़नी शुरू होती है। इसीलिए, और दूसरी बात, उस समय क्यों चूज़ किया जाता है कि उस समय में जिसने जो इलाका पकड़ लिया उसके बाद विंटर्स आ जाती है, तब वो हमला या अटैक या ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एक तो पानी कम, उस विंडो में ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक रहता है, और उसके बाद ऑपरेशन करना मुश्किल, जिसने जितना पकड़ लिया उतना। टेस्टिंग प्लग लगा रहा था क्या यहाँ पर? ट्रेलर दिखा रहा था यहाँ पर, ट्रेलर ये पिक्चर बाकी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ट्रेलर पर मुंह की खानी पड़ गई, ट्रेलर पर मुंह की खानी पड़ गई, और बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ गई, कि जिसको कहते हैं कि उनका मुंह खुला रहेगा कि ये क्या कर दिया इन्होंने, ये तो कब्जा करके बैठ गए। दिनेश देखिए, ये यहाँ की हालात है। दिनेश, अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता मौजूद हैं एलएसी पर। रातों रात वो एलएसी पर पहुंचे हैं। कल आपको यहां से खबरें बता रहे थे, उनके साथ जो मौजूद आदित्य राज कौल और संजय सोई साहब भी वहां पहुंचे हैं रातों रात, ये बताने के लिए कि वहां क्या गतिविधियां चल रही हैं। अभिषेक, आप वहां से तैनात रहें। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, जनरल जीजी द्विवेदी के बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। जनरल द्विवेदी, ये जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, ये सोचा समझा इनपुट जानबूझकर वहां से दिया गया होगा? वो चाह रहे होंगे कि ये संदेश पहुंचे कि वी आर ऑल गियर्ड अप, या अब वाकई युद्ध के तरफ हम लोग चल पड़े? देखो दिनेश, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। अगर 62 की देखें तो यही 3 जगह पर चीन और भारत की बहुत भिड़त हुई थी, और पैंगोंग त्सो पर सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई थी। ये गुरुंग हुल, श्री जैप और रजांगला, और मैं यहाँ बटालियन कमांडर और कंपनी कमांडर रह चुका हूँ, तो इसलिए ये बहुत अहम इलाका है। इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। अगर आप नॉर्दर्न शोर या नॉर्दर्न बैंक देखा जाए तो फिंगर 4 के ऊपर एक बहुत अच्छी चोटी है, जहां से आप पूरा फोबरैंग बॉल तक आप डोमिनेट कर सकते हैं। और साउथ में जो है वो एक जगह है जिसको हम बोलते हैं तुकुंग हाइट्स। तुकुंग हाइट्स पर ही अभी ये ब्लैक टॉप है, ब्लैक टॉप के पीछे रजांगला है। तो ये आपके वो नक्शे पर पूरा समझ नहीं आया, तो ये समझना है कि बिल्कुल साउथ ऑफ फिंगर 4 इस छोर पर जो है वो तुकुंग है, और तुकुंग हाइट्स है, और ब्लैक टॉप है। अगर चीन का अभी ये मंशा थी कि ये ब्लैक टॉप पर आके बैठ जाए, जिससे वो पूरा त्रिशूल के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। अभी हमारी जो हरकत हुई है, ये एक प्रीएम्प्टिव हरकत हुई है, क्योंकि इससे पहले चीन कुछ कर पाता, हमने ये हाइट पकड़ ली है। जनरल द्विवेदी, अगले राउंड में फिर आपके पास आ रहा हूं। मेरे जहन में जो कौतूहल है उसका जवाब मैं आपके तजुर्बेदार निगाहों से चाहता हूं कि क्या हम युद्ध की तरफ चल पड़े सर? लेकिन मैं अभी फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दूं, मेरे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। एलएसी पर सिर्फ TV9 भारतवर्ष मौजूद है। अभिषेक आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्पैंगुर के पास चीन के बनाए 2 सैनिक कैंप
यहीं से भारतीय क्षेत्र पर निगाह रखता है ड्रैगन। 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है चीनी कैंप। रिज लाइन के पास हिल के किनारे चीनी कैंप मौजूद है। स्पंगुर के पास ये चीनी कैंप। सुमित, इनका इंपॉर्टेंस और ये कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है? रहे हैं कि 62 में भी इसका रिलेवेंस 62 से है, और गुरुंग हिल या ब्लैक टॉप या फिर आप कह सकते हैं हेलमेट टॉप, ये वो हिल्स हैं जहां पे डोमिनेट करने का मकसद या मतलब साफ है कि आप 15,000 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और आप बहुत आसानी से अपने सामने के अपने पीछे के इलाकों को देख सकते हैं। और इस वक्त हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं वो चीनी शिविर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो कहां पर मौजूद है। वो तीर के द्वारा आप देख भी रहे हैं, लाल दायरे में आपको वो नजर आ रहे हैं। सुमित, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इलाकों में पहुंच पाना, जब ये इनपुट मिले दिनेश कि 29 तारीख से पहले ही 24 घंटे पहले इनका सर्विलेंस रखा जा रहा था, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि चीन यहां पर घुसेगा, चीन यहां पर कोई बड़ी मूवमेंट कर रहा है, मोबिलाइजेशन लगातार दिख रही थी। सारे सर्विलेंस असर्ट्स को डिप्लॉय किया गया, हाई अलर्ट पे डाला गया। और एक और अहम खबर बता दूं इससे जुड़ी हुई सुमित, ये अहम खबर, स्पंगुर पास में भारत की T-90 टैंक रेजिमेंट तैनात है। चीन की हर साजिश को भेदने के लिए भारत तैयारी कर चुका है। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से पर थी चीन की निगाह। रणनीति के लिहाज से अहम है ये चोटी। कंटिन्यू सुमित। बिल्कुल, T-90 टैंक, हालांकि मैं आपको बता दूं दिनेश, बहुत लंबे समय से है, लेकिन इनका रिलेवेंस इन इलाकों में इसलिए बनता है क्योंकि हम हमारे भाई हमेशा बात करते हैं कि डैप्सांग में या इन इलाकों के अंदर आपके अगर आपके आर्मर्ड है, आपके आर्टिलरीज हैं, तो आपके लिए यहां पर डोमिनेट करना चोटियों पर आसान भी हो जाता है, क्योंकि अगर दुश्मन ऊपर भी है तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। आपको याद होगा कारगिल की हाइट पर भी हमने कुछ इसी तरीके से बोफोर्स का इस्तेमाल करते हुए किया। और अभी अगर आप देख रहे हो, मैं आपको एक बार फिर की ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार कहां पे, अगर आप इस तरफ देखें तो आपको नजर आएगा चीन की एक पोस्ट इस तरफ है और मेरे आगे ठीक आगे चीन की एक पोस्ट, और जहां पर अब मैं जाके खड़ा हो रहा हूं लगातार, वो इलाके हैं दिनेश जिन हाइट्स पर हम बने हुए हैं। यानी ये वो हाइट्स है 15,000 16,000 फीट की ऊंचाई पर जहां से हम चीन को डोमिनेट कर सकते हैं। यानी अब चीन को यह लग रहा है कि अगर ये चोटियों पर भारत आकर बैठ गया तो वो ना सिर्फ चीन की मूवमेंट देख पाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से चीन फिंगर 4 के इलाके में हमारी मूवमेंट को, हमारी मोबिलाइजेशन को देख पा रहा था, वो अब रिवर्स हो गई ये सिचुएशन। दोनों के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर का दायरा है। और दिनेश, रिवर्स सिचुएशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब नेगोशिएशन के अंदर भी रिवर्स जाएगा। यानी अब बातचीत का दबाव जो चीन हम पर बना रहा था वो अब उस पर बनेगा। और ये लगातार रिज लाइन के पास के इलाके, ये वो इलाके हैं जहां पर चढ़ पाना, पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। चीन को लग रहा था कि वो बहुत चुपचाप रात के अंधेरे में इनको कैप्चर कर लेगा और फिर आगे निगोशिएशन बढ़ेगा, लेकिन भारत ने पहले से वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी। दिनेश, ये सबसे बड़ा चैलेंज, और ये हम लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला मौका होगा, भारत ने पहले जाकर LAC के उन जगहों को अपने हाथ में, अपने डोमिनेट में कर लिया। दिनेश, अब जरा राजनीतिक मेहमानों का भी रुख करता हूं। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा चुग साहब के पास। तरुण चुग साहब, इसको हम अपनी कामयाबी समझें कि इस एग्रेशन के साथ हम जवाब दे रहे हैं, या जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं कि चीन किसी भी वक्त अब इधर हमलावर हो सकता है, इसको यह समझें कि मौजूदा स्थिति में हमको जिस तरीके से टैकल करना चाहिए था वो ऐसा हम नहीं कर पाए? भारत के जो पराक्रमी वीर सैनिक हैं और जो भारत की सेना की इंटेलिजेंसी इनपुट्स हैं, वो बिल्कुल मिलकर एक योजना के तहत काम कर रहे हैं। और उस योजना का सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने 29-30 की रात को जो चाइना का षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को हमने निष्फल किया। देश ने डिप्लोमेटिकली भी विक्ट्री ली है और बॉर्डर पर भी विक्ट्री ली है। जो चाइना भारत को डराता था, जो चाइना भारत के ऊपर एक प्रभाव डालने की कोशिश करता था, आप देखिए पिछले कुछ सालों से उस चाइना को हमने ये समझा दिया है कि ना भारत डरने वाला है, ना झुकने वाला है। और आज पहली बार ऐसा मौका आया है कि इन वर्षों में हमने उसको पूरे विश्व ब्रदरहुड को उसके सामने लाकर खड़ा किया। चाइना अलग थलग पड़ा, और मैं ये 29-30 की रात को जो भारत की सेना ने किया है उसके लिए भारत की वीर सेना को सलूट करता हूँ। पूरा देश उनके साथ है। हमें पार्टीबाजी, राजनीतिक दल, इन सब से उठकर अपनी सेना के पराक्रम के साथ, अपनी सेना की
शौर्य के साथ खड़े होना चाहिए। पूरा देश और खड़ा उनके हुआ ऊपर है उनके पूरा शौर्य के विश्वास साथ, देश को है। और एक निश्चित सुर में रूप पूरा से देश बात कर रहा है। लेकिन कहीं कोई बात ऐसी है क्या जिसकी तरफ अभी हमारा ध्यान भी जाना जरूरी है, और जाहिर है वो काम विपक्षी दल करते हैं ध्यान दिलाने का। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं अभय दुबे। अभय दुबे, आप कोई बात इस समय उल्लेखित करना चाहते हैं क्या जो विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए दिनेश गौतम जी, ये बात भारत की सरकार को 2015 से ही याद रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं, पूरी विश्व बिरादरी ने देखा था कि चाइना ने व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस जो सब जगह पब्लिश हुआ, उसमें आर्टिकल्स हुए। ग्लोबल टाइम्स ने तो 2016 में स्पेसिफिकली लिखा कि हिंदुस्तान और चीन के कन्फ्लिक्ट के लिए हम तिब्बत की कमांड के चीफ को ये ऑपरेशन सौंपते हैं, और ये वही कमांडिंग ऑफिसर है जिसने डोकलाम में ऑपरेट किया था, वो आज यहाँ कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं स्वीकारते हैं कि चीन भारत की सीमा में है। आप याद रखिए 5 अगस्त का वो दस्तावेज जिसने प्रमुखता से ये बात कही कि चीन की सेना भारत के हिस्से में कुग्रांग नाला में, हॉट स्प्रिंग्स में, पेगोंग त्सो में आज मौजूद है। और इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति वो है दिनेश गौतम जी कि वो डेप्सोंग में, दौलत बेग ओल्डी में, जहां वाई जंक्शन पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 का ब्लॉकेड है, क्योंकि उसकी निगाह दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप पर है। ये बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं जिसका संज्ञान भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को खास कर लेना चाहिए। आज जो ये साउदर्न एरिया, लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं ना भाई, एक तो होता है कि सरकार संज्ञान ले रही है, खुफिया इनपुट मिल रहे हैं और उस पर जो आवश्यक है वो किया जा रहा है। दूसरा होता है कि वो पब्लिक एट लार्ज के भी डोमेन में लाया जाता है। कब ये पब्लिक एट लार्ज के डोमेन में लाया जाना चाहिए और कब नहीं, क्या ये भी देखा जाना आवश्यक है? अभय दुबे, मैं जानूंगा आपसे, चुग साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभय दुबे साहब, ये अहम जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। समंदर में खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है चीन। पीले सागर के दक्षिण में युद्ध अभ्यास करेगा चीन। बुधवार से शुक्रवार तक लाइव फायर ड्रिल करने वाला है। एक के बाद दूसरी लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। इस बार वो येलो सी में करने जा रहा है। कुछ ही देर में हम आपको ये दिखाएंगे भी कि किस जगह पर येलो सी है और यहां पर लाइव फायर ड्रिल का मतलब क्या है। सुमित के क्विक कमेंट आपसे। इलाका वही इलाका है जहां पर कुछ दिनों पहले अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट घूमना निकला, वहां पर ये बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये जो खबर, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जो हम बता रहे हैं वो बता दें। चीनी विदेश मंत्री की शांति दूत वाली बोली, एक तरफ चलाने का इरादा है गोली, दूसरी तरफ शांति दूत वाली बोली। भारत बॉर्डर पर स्थिरता चाहता है चीन, भारत के साथ सीमा तय नहीं होने से समस्या है, चीन का कहना यह है। पैंगोंग में पिटने के बाद यह चीन का सबसे बड़ा झूठ है। सुमित, ये धूर्तता की एक और चाल। देखिए, निश्चित तौर पर एक बात तो तय है दिनेश की चीन के झूठ कितने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जून से अगस्त तक ड्रैगन के धोखों की कहानी, आखिरकार ये कहानी कहां से है। गलवान में पीएलए की घुसपैठ, लद्दाख में पीएलए ने कैंप बनाए। 15 जून को भारत ने पीछे जाने को कहा था चीन को। चीनी सैनिकों ने हमले की भूल की और पीएलए की गर्दन टूटी। 40 सैनिक मारे गए चीन के दिनेश। चीन बार बार कहता है कि वो शांति चाहता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि चीन शांति नहीं, कुछ और ही चाहता है। और चीन सामान्य प्रोपोगेंडा का दावा करता है, लेकिन पीएलए पीछे हट गई और अब तक पीछे नहीं हटी है। बैठक का नाटक किया जा रहा है, बॉर्डर पर धोखा अभी भी जारी है। एलएसी पर चीन की साजिश कभी नहीं रुकी। नए मिलिट्री बेस बनाने हो, मिसाइल साइट दिखाई गई हो, शांति की बात जरूर कर रहा है, लेकिन युद्ध की तैयारियां भी कर रहा है। एक के साथ एक 29 तारीख को फिर से चीन उसी हिमाकत पर उतरने की कोशिश कर रहा था कि जब उसने साउथ एरिया के अंदर पैंगोंग चुशूल के पास ये कोशिश की और भारतीय सेना ने अलर्ट होकर उसको नाकाम कर दिया। दिनेश, ये बात जानना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि लगातार चीन 3 महीने से ज्यादा का वक्त ये बात शांति बहाली की बातें कह रहा है, लेकिन कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। और ये चीजें लगातार उसके इन प्लान से, जिसको भारतीय सेना विफल करती जा रही है, ये दर्शाई जा रही है, ये प्रूव हो रही है। दिनेश, भारतीय सेना की जय जयकार, जितनी तारीफ भारतीय सेना की जाए कम है। लेकिन मैं चुग साहब के पास जाऊंगा। चुग साहब, क्या वक्त पर हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स पकड़े, वक्त पर हमने इशारे पकड़े क्या, जिनका जिक्र अभय दुबे कर रहे हैं, और वक्त पर हमने प्रिएम्प्टिव कदम उठाए क्या? चुग साहब, ऐसा है कि मैं आपकी सारी डिबेट बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और जिस तरह की डिबेट आप कर रहे हैं शायद ही किसी टीवी चैनल पर हो रही हो कि जिसका एक प्रतिनिधि बॉर्डर पे एलएसी पर बैठा है, एक एक्सपर्ट बैठा है। मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद चुग साहब, बहुत धन्यवाद। मेरा एक मित्र अभय जी से निवेदन है
क्यों वो उनको लगता है कि जो बॉर्डर पर चाइना जो कह रहा है वही सच है? एलएसी पर अभिषेक बैठा है, वो कह रहा है हमारी स्थितियां हमारे हक में हैं, लेकिन अभिषेक जी को दिल्ली में बैठे लगता है कि चाइना आगे बढ़ रहा है। अरे भाई साहब, इसको समझना पड़ेगा, इस मानसिकता को समझना पड़ेगा। आपने पिछले 3 महीने में जितनी बार, 3 महीने से पहले भी जितनी बार चाइना ने अकड़ दिखाई है, आपने उसकी अकड़ तोड़ी है। और मैंने कहीं भी क्रेडिट लेने की बात नहीं कही और ये भी नहीं कहा पार्टीबाजी से उठकर हमें देश की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ छुट्टी मुट्टी ये गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं है, ये देश का वक्त है। हमने 62 में हार सही है, 62 में हमारे दांत खट्टे हुए थे। अब वो स्थिति में ना भारत है ना भारत का नेतृत्व है। ये बात समझनी पड़ेगी कि आज डिप्लोमेटिकली हमने चाइना को अकेला खड़ा कर दिया है। आप किस बात पर अभय दुबे को जोड़ना चाह रहे हैं? चुग साहब, क्विकली अभय दुबे जी। देखिए दिनेश गौतम जी, ये कांग्रेस पार्टी ने या चीन ने नहीं कहा, ये 16 जून को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूनिलैटरली स्टेटस को चीन ने चेंज किया। ये विदेश मंत्री जी ने चीन के विदेश मंत्री से बात इन दोनों को बात करने दीजिए जल्दी से, इन दोनों को बात करने दीजिए। 1 मिनट तक इनकी बात हम सुन लें, उसके बाद जीजी द्विवेदी साहब के पास जाएंगे जल्दी से। और उसके बाद एक अहम ब्रेकिंग इंतजार कर रही है, इसलिए जल्दी से इनको दोनों को रखिए। ये ब्रेकिंग में बता दूं, चीन पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में था और यूएस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से भी इस बात का खुलासा हो रहा है। अमेरिकी दस्तावेज में बीजिंग और मॉस्को का नाम लिखा हुआ है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। अमेरिकन न्यूक्लियर स्टडी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि वो चीन पर न्यूक्लियर अटैक करना चाह रहा था। इस बात का डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है, सोर्सेस इस बारे में बता रहे हैं। उसमें बीजिंग का भी जिक्र है, मॉस्को का भी जिक्र है। अपनी बात पूरी कीजिए अभय दुबे और चुग साहब, आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, 1 मिनट का टाइम। देखिए, तो ये बात 5 अगस्त को रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाला कि चीन कहां कहां घुसा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी ने या चीन ने नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात को अस्वीकार कर दिया तो चीन भारत की सेना का मनोबल तोड़ा और चीन को ये दुस्साहस चीन ने किया। आप आपके समय में बोल लीजिएगा, 10 सेकंड सुनिए। मैं तो 5 बार 2018 को निर्मला सीतारमण ने जो वक्तव्य दिया राज्यसभा में, उस पर खुलासा करना चाहता हूं। हम सब लोगों को ये पता है कि डोकलाम में बताया गया कि स्थितियां सामान्य हैं, दोनों सेना पीछे हट गई, मगर 5 मार्च 2018 को राज्यसभा में बताया निर्मला सीतारमण ने कि उसी ट्राई जंक्शन पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। टाइम ओवर फॉर दिस राउंड सर, टाइम ओवर फॉर दिस राउंड। मैं आता हूं आपके पास। ये अहम खबर आप सबको बता दूं मैं, चीन के 6 सबसे बड़े शहरों को बर्बाद करने का अमेरिका का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। उसी प्लान के हवाले से ब्रिटिश अखबार ने चीन को चकराने वाली रिपोर्ट लिखी है। अमेरिका के टारगेट पर कौन कौन से शहर हैं, अब जरा वो जानते हैं। मैं आऊंगा चुग साहब, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभय दुबे, आप भी ये खबर सुनिए। अमेरिका का पहला टारगेट कौन सा है? 2 करोड़ 15 लाख की आबादी वाला वो बीजिंग, जहां जिनपिंग का लाल महल है। अमेरिका का पहला टारगेट है 2 करोड़ 15 लाख की आबादी वाला वो बीजिंग, जहां जिनपिंग का लाल महल है, जो चीन की राजधानी है। अमेरिका का दूसरा टारगेट है वो वुहान, जहां पर जिनपिंग का कोरोना रिसर्च सेंटर है, जहां से निकले वायरस ने अमेरिका को तबाह कर दिया। पेंटागन का तीसरा टारगेट है वो शंघाई, जो चीन की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, जहां पर परमाणु बम गिरते ही लाशों का ढेर लग जाएगा। तियानजिन वो चौथा चाइनीज शहर है, जहां पर अमेरिका यंग बॉय एटम बम से प्रहार कर सकता है। उसके बाद 1 करोड़ 44 लाख की आबादी वाला शहर चेंगडू अमेरिकी एटम बम के निशाने पर आ सकता है। और फिर छठा शहर गुआंगझू है, जो अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर है। क्या चीन में इस बात को समझा जा रहा है? बहरहाल अमेरिका के पास चीन को बर्बाद करने का ये प्लान रेडी है। चीन के 6 बड़े शहरों को बर्बाद करने का फुल प्रूफ प्लान है ये। अमेरिका के टारगेट पर बीजिंग है, वुहान, शंघाई। ब्रिटिश अखबार में चीन को चकराने वाली ये रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका यंग बॉय एटम बॉम्ब से करने वाला है प्रहार। आप जानते हैं, इसके पहले जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराए गए थे, तब इसी तरह के नाम थे। अब इसका नाम रखा गया है यंग बॉय। पहले फैट मैन था, लिटिल बॉय था, अब नाम है यंग बॉय।
अमेरिका के पास चीन को बर्बाद करने का प्लान रेडी। वो शहर बीजिंग, वुहान, शंघाई। मनीष झा से एक क्विक कमेंट लूंगा। मनीष झा, इस बात का अंदाजा भी है उसको, वो यहां तमाम जगहों पर, यहां लद्दाख में हिंदुस्तान को परेशान करने की फिराक में, उसके ऊपर क्या बीतने वाली है मालूम है उसको? देखिए दिनेश, अगर आप ध्यान दें तो चाहे बात गुआम आइलैंड की हो, डियोगे गार्सिया की हो, या फिर साउथ चाइना सी में विचरण कर रहे अमेरिका के वो न्यूक्लियर वेपन से सज्जित एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इन सब में अमेरिकी जो अत्याधुनिक शस्त्र और जो परमाणु शस्त्र से लैस हथियार घूम रहे हैं, दरअसल ये सब चीन पर निशाना साधे हुए हैं। और इन सब को बस इंतजार है, अगर चीन की तरफ से कहीं कोई भी स्ट्रेटेजिक मिस। आप किस बात को लेकर, जरा मैं अभिषेक के पास जाना चाहता हूं जल्दी से। अभिषेक, ये पूछिए जरा संजय सोई साहब से, क्या ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है क्या आप भी, या बात वहां से आगे बढ़ गई? देखिए, पहले चूंकि लद्दाख में है तो पहले आपको लद्दाख की सिचुएशन बता दूं, उसके बाद उसके वो सवाल भी कर लूंगा। एक बड़ी अहम बात आपको ये बता दूं, हमारे पास ये भी जानकारी है कि जिस इलाके में झड़प हुई है उसके उस तरफ, यानी कि चीन की तरफ में चीन का भारी मूवमेंट है, ये हमारे पास खबर है। और इस बात की भी इंटेलिजेंस इनपुट है कि चीन उसी इलाके में दोबारा इस तरह की हरकत भी कर सकता है। जो ये चुशूल का पूरा इलाका है, चुशूल और मोल्डो चीन की साइड में, चुशूल इस तरफ में, और जहां पर बात चल रही है ब्रिगेड कमांड स्तर की, उससे कुछ ही दूरी पर चीनी इलाके में ये गतिविधि देखी जा रही है। अब बात करते हैं, हमारे साथ में संजय सोई साहब जुड़े हुए हैं। संजय सोई साहब, देखिए मुद्दा यही है कि अभी भी वो बाज नहीं आ रहा है, दुनिया भर में सब मोर्चे खोल रहा है और यहाँ भी नए फ्रंट खोल सकता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है और जिस प्रकार से वो फोर्स का बिल्डअप करता जा रहा है, यही को देखते हुए भारत ने, हालांकि वो बातचीत का एक ढोंग रच रहा था, एक के बाद एक, कभी कोर कमांडर लेवल बातचीत, कभी डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत, कभी WMCC की बातचीत, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी में कमी नहीं रखी। भारत ने अपनी तैयारी, चाहे सेना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी तैयारी रखी। और साथ ही साथ अभी जैसे आज खबर आई है कि क्वाड में भी, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में भी उसको घेरने की तैयारी है। सवाल आदित्य, कितना आपको रियल टाइम, कितना बड़ा ये थ्रेट लगती है, हम जहां पर हैं इस लद्दाख में, कि फिर से चीन अटैक करेगा उसी इलाके में, जो मोबिलाइजेशन उस तरफ देख रहे हैं, कितना आपको लग रहा है ये थ्रेट कितनी बड़ी है? देखिए, जितना मैं जानता हूं, चीन उस इलाके में शायद ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं तो जरूर करेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन की जो LAC है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना का जो आधार है, जो उनकी नीति है, जो उनका पूरा स्ट्रैटेजी है, वो एक्सपेंशनिज्म में है। जो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था चीन को कि ये जो विस्तारवाद की नीति है, एक्सपेंशनिज्म खत्म हो गया है, भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई भी देश जो साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, जो चाइना का विक्टिम रहा है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बिल्कुल इंडियन आर्मी मुस्तैदी है उस सारे इलाकों में, फिंगर एरिया में, पैंगोंग में, गलवान घाटी में, लेकिन अब मुझे लगता है चाइना 2 बार सोचेगा, इमीडिएटली शायद कदम ना उठाए, लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है टैक्टिकली करें। इसीलिए दिनेश, इसीलिए जो अभी ये बात सामने आई है NSA की ओर से कि ये मामला लंबा खिंच सकता है, ये जमीन यही है जो यहाँ लद्दाख में दिखाई पड़ रही है उसकी। क्या ये एक तरीके का दूसरा, ये साई ऑप्स अब भी जारी हैं क्या? जरा ये भी समझने की कोशिश कर ले। सुमित, बहुत क्विकली आप ये बताइएगा, क्या ये साई ऑप्स का भी हिस्सा है? क्या उधर से अगर ये इनपुट जानबूझकर ये इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, इनपुट की इस तरीके का कोई इरादा है, तो इधर से भी कहा जाता है कि हम लंबे हॉल के लिए तैयार रहें, क्या ये भी हो सकता है, या ये रियल टाइम, रियल जेन्युइन रिएक्शंस हैं? ये जेन्युइन रिएक्शंस है, क्योंकि दिनेश, अगर आप इन पूरी चीजों को देखें, अगर ये रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, ये रिएक्शन सिलसिलेवार तरीके से आया। आपको याद होगा कि पहले सीडीएस ने बात, चलिए अभी आपकी बात को यही रोकता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये जेन्युइन और रियल टाइम वाकई इस समय के रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो साई ऑप्स के लेवल पर ले जाया जाए। जीजी द्विवेदी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जीजी द्विवेदी साहब, क्विक कमेंट आपका। देखो दिनेश, जहां चीन आया है, 62 में भी वहीं आया था, उसकी तकरीबन रणनीति वही रही है। दूसरी बात, जो हमने अभी चीन का जो निष्फल किया है ये ब्लैक टॉप एरिया में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक पलटवार है और ये अभी ऐसे और हमें हरकतें करनी पड़ेंगी। तीसरी बात, जो मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, निबल एंड नेगोशिएट, जो चाइनीज बोलते हैं ईपीएन ता, ये लंबा चलेगा, क्योंकि चाइनीज की ये स्ट्रेटजी है कि जब एक इलाका पकड़ लो उसके बाद लंबी लंबी बातें करो और उलझाओ। और चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, चीन की एक बड़ी प्लान है, वो प्लान है कि देप्सान पर कब्जा करना
गालवान पर कब्जा करना और त्रिशूल बॉल ऑफ होप ब्रांड पर अपनी डोमिनेशन करना, ताकि जब भी बॉर्डर टॉक्स हो तो इसी के ऊपर बॉर्डर बनेगा। ये चीन की एक बहुत लंबी प्लान है। तो क्या इसके लिए ये करना चाहिए, अगर इस निबल एंड नेगोशिएट के विशियस सर्कल को तोड़ना है तो क्या नेगोशिएट करना बंद करना चाहिए सर? ये भी मैं जानना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं इससे चुग साहब से रिएक्शन चाहूंगा। चुग साहब, ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है ये क्या समझता है इस समय, क्या आवश्यक है? क्या बातचीत करते रहना लगातार? अब जैसे एससीओ में जाने को लेकर भी बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या इस माहौल में जाकर एससीओ में बातचीत होना चाहिए? आपका रुख क्या है सर? ऐसा है कि देश के हित में जो भी है वो हम कर रहे हैं, और मैं दुबे साहब से निवेदन करूंगा कि इस पर पॉलिटिक्स बंद करें। 2008 में आपका समझौता हुआ था वहाँ की सरकार के साथ, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का MOU साइन है और पब्लिक डोमेन में है। ये वक्त नहीं है उन चीजों को करने का। आप अपनी जानकारी, ये समय नहीं है पॉलिटिक्स करने का। इस समय पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए जो देश में मनोबल तोड़ने वाले हो। अभय दुबे, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुमित चौधरी के पास एक अहम खबर है, पहले वो खबर ले लो। सुमित, देखिए, मैं एक चीज आपको इनपुट बताना चाह रहा था, क्योंकि आप निगोशिएशन की बात कर रहे थे। निगोशिएशन तब होता है जब आप दोनों बराबरी पे खड़े होते हैं, तब आप कहते हैं कि आप भी हटिए हम भी हटिए, और दोनों निगोशिएशन टेबल से फिर पीछे जाते हैं और ये तय करके जाते हैं कि अब हमने ये इस बात पे सहमति होगी। अभी से पहले दिनेश, हमारी कई बार बैठक हुई, तब बातचीत हुई, तब हमें यह बताया गया कि हम जब भी बातचीत करते थे, खासतौर पे फिंगर 4 को लेकर, तो चीन एक अग्रेसिव मोड में या फिर ये कहता था कि फिंगर 4 की रिजिड से तो हम नहीं हटने वाले हैं, इसके अलावा बाकी के जो संबंध है हमारे तय वो सही कर लीजिए। आपको याद होगा कि जो कई और इलाके थे, चाहे वो हॉटस्प्रिंग का इलाका हो या दूसरे इलाके हो, वहां पर चीन ने अपनी मोबिलाइजेशन या फिर डिसएंगेजमेंट की थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन अभी तक जो बात करता रहा है उसमें ज्यादातर ये रहा है कि टर्म्स वर फिक्स्ड बट द टॉक्स वर ऑन। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि थे, लेकिन टॉक्स ऑन थे। मैं आपके पास लौटता हूं सुमित, लेकिन उससे पहले अभय दुबे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अभय दुबे, क्विकली। देखिए दिनेश गौतम जी, जब हम ये बात कर रहे हैं तब खुरुंग चिरांग गांव जो है खेमकुल्ला पास, जो हिमाचल प्रदेश का तिब्बत से लगा हुआ हिस्सा है, वहां के प्रधान बताते हैं कि चीन ने 20 किलोमीटर की सड़क बना ली है और एसपी का कहना है कि ये रातों रात नहीं हो सकता, लंबे समय पे काम किया जा रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के MP कहते हैं कि चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, और जो डोकलाम में हुआ, ये बार बार कहते हैं कि प्रतिपक्ष को बात आवाज नहीं उठानी चाहिए। 62 पे भारत की सेना बाकायदा युद्ध लड़ी थी दिनेश गौतम जी, और चलते युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्र को आहूत कीजिए। ये भी सुझाव दिया कि सीक्रेट सेशन बुलाइए, तो पंडित नेहरू ने कहा नहीं, भारत की संप्रभुता का प्रश्न है, हम हाउस को आहूत करते हैं। और प्रतिपक्ष के जबकि 5 सांसद होने के बावजूद पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, देश की संप्रभुता का प्रश्न है। तो ये प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो बड़ा हृदय रखें और प्रतिपक्ष को आवाज मुखर करने दे, नहीं तो वही होगा जो डोकलाम में हुआ है। डोकलाम में जैसे ही वो सरकार ने वक्तव्य दिया, उसके बाद ये खुलासा होता है कि वहां उस टाई जंक्शन पर चीन मौजूद है, उसने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। एक आखिरी बात ये याद रखनी होगी हमको कि चीन का जो व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस है, उसमें जो यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड की बात की है, वो सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को, नेपाल को, इस हिस्से को परमानेंट रूप से अपने कब्जे में करना चाहता है, और उसके लिए उसने बाकायदा असाइन किया हुआ है कमांडर्स को ये काम। तो चलिए मैं इस पर जल्दी से रिएक्शन ले लूं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। जल्दी से चुग साहब। ऐसा है कि डोकलाम में क्या हुआ है, दुबे साहब बताइए जनता को। एक कदम भी चाइना को आगे आने नहीं दिया, लेकिन इस तरह से पुट किया जाता है जैसे चाइना आगे बढ़ रहा है और भारत पीछे हट रहा है। माना आपका समझौता है, माना आप चाइना की भाषा बोल रहे हो, माना आप रात को मिल मिलकर चाइना के राजदूतों से गुप्त मीटिंगें कर रहे हो, लेकिन देश को धोखा मत दो। देश की सेना ने ऑफिशियली कहा है 1 इंच जमीन पर चाइना ना डोकलाम में है, ना ही ले में है, ना ही आने देंगे। सिर्फ 30 सेकंड हमारे पास बचे हैं। क्विकली LAC पर जाना चाहूंगा मैं, एक बार अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक, वहां से इस वक्त आप कह रहे हैं सुगबुगाहट मिल रही है उस पार से? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर 100% इस बात की खबर है कि उस तरफ मोबिलाइजेशन हो रहा है, और ये मोबिलाइजेशन आर्टिलरी के लेवल पर है। ये मोबिलाइजेशन जो एयर डोमिनेंस है उस लेवल पर चीन लगातार कर रहा है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, स्कर्दू से भी खबर आ रही है, स्कर्दू में भी कुछ उसने नए लड़ाकू विमान भेजे हैं। तो पूरी कोशिश ये है कि भारत को, और जो ये बातें आ रही हैं कि किसी भी समय में कोई बड़ी घटना घट सकती है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसको कहाँ तक स्केलेट करना है, ये भी चीन का इरादा यहाँ पर दिखता है।
दिनेश, आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए तो कुछ ही देर में हम आपके पास फिर से लौट रहे हैं। अभिषेक, आप तैनात रहे अपने दोनों मेहमानों के साथ। हमारे साथ जो फिलहाल मेहमान जुड़े हुए थे, अभय दुबे, जीजी द्विवेदी साहब, चुग साहब, उनका हम धन्यवाद करेंगे। मनीष झा, सुमित चौधरी, आप बने रहेंगे हमारे साथ। कुछ ही देर में फिर लौट रहे हैं। LAC पर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की एक अहम खबर ये आ रही है कि उधर से जो खुफिया सूचना मिली है, ये जो सेक्टर्स हैं 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। चीन के साथ लगने वाली हमारी जो सरहद है उसमें कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी एक्शन हो सकता है। चीन की तरफ से भारत को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।